हेलो एवरीवन। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण सीरीज का ये 38वां वीडियो, जिसमें हम कर रहे हैं PYQ सीरीज का जो डिटेल अध्ययन है। और ये 16 मार्च 2022 का पेपर है, जो शिफ्ट 2 का, जिसको मैंने लिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, जलमंडल पर मानव द्वारा कई विकासात्मक गतिविधियों के कारण क्या हो सकता है। तो जलमंडल का मतलब वाटर बॉडीज, आपका नदी, तालाब, झील इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नदी, तालाब और झील इत्यादि चीजें। और इसमें समुद्र, नदियां सब कुछ आ जाएंगे। तो मानव जो है इसमें विकासात्मक गतिविधियां करेगा, पुल का निर्माण करेगा, है ना, प्रदूषित करेगा। तो क्या हो सकता है इनमें से? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी और भूमि। बिल्कुल इजी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। आप सबको जो है अंदाजा लग गया होगा कि जलमंडल पर मानव कोई गतिविधि करेगा तो उससे जल प्रदूषण ही फैलेगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है? तो चार आपके ऑप्शन है। आपको मैं बता दूं, IUCN जो है, IUCN जिसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ये एक रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा, इसमें कई प्रकार की कैटेगरी है, जैसे है लुप्त प्राय जनजाति। लुप्त प्राय मतलब, और संकटग्रस्त मतलब ये पूरी लुप्त नहीं हुई हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि विलुप्त जनजाति मतलब वो जो है हमारी पृथ्वी से गायब भी हो गई हैं। तो इसमें से जो हिम तेंदुआ है, समुद्री शेर है, ब्लू ब्लू व्हेल है, ये सब आते हैं आपके संकटग्रस्त या लुप्त में से, लुप्त प्राय में से। लेकिन ये जो किसमें आता है, आपका जो डोडो पक्षी है, ये आपका किसमें आ जाएगा? विलुप्त, विलुप्त प्रजाति में आ जाएगा, एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आ जाएगा ये। और ये कहाँ पाया जाता था? ये जो आपका मॉरिशस द्वीप है, मॉरिशस द्वीप का एक स्थानीय पक्षी था। और अब यह जो है पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। आगे देखते हैं। नॉट अ कमर्शियल क्रॉप, कौन सी इसमें से व्यापारिक फसल नहीं है? और व्यापारिक का मतलब जो व्यक्ति के सिर्फ बेचने के लिए और व्यापारिक मुनाफे के लिए, लाभ के लिए जो है, जो फसल की जाती है किसानों के द्वारा। तो कपास, जूट, तंबाकू, मक्का, कौन सी नहीं है? इनमें से ये जो तीनों खेती है ये बेचने के लिए, लेकिन जो मक्का है वो एक खाद्यान्न के अंतर्गत आता है। मक्का को पता होगा कि आप जो है अ, इसको जो है मिलेट के रूप में भी जाना जाता है, या मोटे अनाज के भी रूप में भी जाना जाता है। तो ये आजकल आजकल ट्रेंड में भी है ना, मोटे अनाज को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो मक्का जो है एक प्रकार का खाद्यान्न है, व्यापारिक फसल नहीं है। तो ये भी हमारा इजी कैटेगरी का एक क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र की बात की गई है। विद्युत, कोयला और सूर्य जो है, ये तो एक स्पेसिफाई किया गया है ग्रामीण। ये तो सूर्य तो मान लीजिए पूरी ग्लोबल, इवन सोलर सिस्टम में भी हमारे ऊर्जा का केंद्र है। लेकिन गांव की बात की गई है, तो गांव में जो ज्यादातर आपको लकड़ियां देखने मिलेंगी और उपले होते हैं। एनिमल डंग को उपले भी बोला जाता है, आपको पता होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होंगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा होगा कि ये लगातार हमारे जो है चार आसान प्रकृति के सवाल थे। आगे बढ़ते हैं। सक्रिय पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। कोई एक्टिव एनवायरनमेंट की क्लास है, वो क्लासरूम मोटिवेट करती है किसको? बच्चों को। लर्नर का मतलब बच्चे होते हैं। तो चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना, साझे किए गए निर्भर पर रहना, या चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। इनमें से क्या करना पड़ेगा? जो है जो मोटिवेट करेगा किनको? लर्नर्स को। तो इनमें से जो है न्यूनतम रखना, ये नेगेटिव हो गया। आप केवल बुक पर फोकस करेंगे तो वो भी एक नेगेटिव है। लेक्चर तो आपका बिल्कुल भी एक्टिव क्लासरूम नहीं कहलाएगा। यहाँ पर क्या है, जब आप बी अ पार्टिसिपेंट इन अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, जब आप बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे और उन्हें पार्टिसिपेंट्स बनाएंगे, यानी उसे क्या करेंगे? प्रतिभाग करेंगे, तब वो क्या हो जाएगी? कक्षा सक्रिय कहलाएगी, एक्टिव क्लासरूम कहलाएगा वो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मिशन, कौन सा मिशन है जिसमें गांधी जी के चश्मे के लोगो और नारा है, एक कदम स्वच्छता की ओर? ये आपने देखा होगा कि गांधी जी का जो चश्मा है और आपका शायद नीचे लिखा रहता है एक कदम
स्वच्छता की ओर। तो ये जो किससे संबंधित है, ये जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान जो है, आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है ये लागू किया गया था, हमारे भारत में जो है अभियान शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान ये जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और ये भी एक इजी कैटेगरी का था, सबको जो है अंदाजा लग जाता है। आपने जगह जगह देखा होगा बैनर्स पे, जहां भी स्वच्छ भारत मिशन, तो वहां आपने ये लोगो जरूर देखा होगा इस तरह का। आगे देखते हैं। फाल्कन मार्क के अनुसार पानी की कमी तब होती है जब, पानी की कमी कब मानी जाएगी कि किसी क्षेत्र में पानी की कमी हो गई है, कि पानी की उपलब्धता जो है 1000 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम है। यानी एक व्यक्ति को यदि 1000 क्यूबिक मीटर पानी से कम मिलता है तो हम मानेंगे कि इसकी पानी की कमी है। और ये एक फैक्ट है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो आप इसे कहीं नोट कर सकते हैं और याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। पानी पंचायत आंदोलन की शुरुआत किसने की है? तो जिसकी शुरुआत की है वो की है विलास राव सानलुखे। तो इसको आपको याद रख लेना है फैक्ट को। महाराष्ट्र में जो है यह शुरुआत की गई थी आंदोलन की 1974 में। और पानी पंचायत मतलब पानी तो एक बेसिक जरूरत है, पानी की कमी दूर करने के लिए पंचायत में जो है पानी पर्याप्त मात्रा में हो। और इसके साथ साथ अन्य मुद्दे भी इसके साथ थे, लेकिन मेन मुद्दा जो था ये था। तो इसको भी आपको एज अ फैक्ट याद रख लेना है कि पानी पंचायत आंदोलन की जो शुरुआत है विलास राव सानलुखे द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। इतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। प्रदूषित जल के द्वितीयक उपचार बीओडी का कितना प्रतिशत भाग निकल जाता है? अब आपको पता होगा बीओडी मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब किसी कोई भी जल है, बीओडी से पता चल जाता है हम कि जल में कितना प्रदूषण है। यानी जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, बीओडी का लेवल जितना ज्यादा होगा, उतना क्या होगा, प्रदूषण भी ज्यादा होगा। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी ऑक्सीजन कम जरूरत है, मतलब पहले से क्या है, स्वच्छ है, तो उतना ही प्रदूषण क्या रहेगा, कम। तो पानी का उपचार किया जाता है, आपको पता होगा जैसे नदी नालों से निकलता है या वर्षा जल है, उसका उपचार किया जाता है। तो द्वितीयक उपचार लिखा है, तो पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं कि 85% जो है आपका बीओडी वो भाग निकल जाता है। इसका मतलब है बीओडी यदि आपका 100 चाहिए आपको ऑक्सीजन, बीओडी को 85 भाग निकल जाता है, यानी अब आपको केवल 15 बीओडी चाहिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब जल जो है स्वच्छ हो जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। अब उपचार क्या होता है, दो प्रकार के उपचार होते हैं जल के, एक प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। तो जैसे कोई प्राथमिक उपचार होता है, उसमें क्या किया जाता है, नदी नाले हैं या झरने हैं, उनसे बड़ी सामग्रियों को हटा लिया जाता है, फिल्टर का काम किया जाता है बेसिकली, फिल्ट्रेशन। उसमें कुछ छोटी चीजें डली हैं, जैसे प्लास्टिक है आपका और पत्थर है, ये हटाया जाता है। और द्वितीय में क्या किया जाता है, आपका जैविक उपचार किया जाता है। जैविक मतलब कुछ जीवाणु बैक्टीरिया को डालते हैं जो उसकी गंदगी को खा लेते हैं, मिनरल्स को खा लेते हैं, जिससे जो है उसका बीओडी का लेवल जो है बढ़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यदि एक बार और इसको देख सकते हैं थोड़ा पीछे करके, थोड़ा यदि दिमाग से स्किप हो रहा है जरा भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं आपके लिए क्वेश्चन में। विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है 133वां है, ये आपको याद रख लेना है। यानी हमसे 132 देश ज्यादा आगे निकल चुके हैं, जिनको जो है पानी की उपलब्धता हमसे ज्यादा है। यानी हमारा जो एवरेज निकालें पूरे भारत के लोगों का, तो वो कम है, 132 देशों की अपेक्षा हमें पानी कम मिल रहा है। तो इसका रीजन यही हो सकता है कि हमारी जो जनसंख्या है, जनसंख्या ज्यादा है, कुल पानी में से कुल जनसंख्या का भाग देंगे, उसका जो एवरेज आएगा पर व्यक्ति कितनी है, तो वो तो बेसिकली कम ही आएगा, सीधी सी बात है। 133वां ये भी एक फैक्ट है, आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं, कौन सा कारक खाद्य श्रृंखला को आगे बढ़ने से रोकता है? तो प्रेशर है, ऊर्जा है, पोषण है या ताप है? अब आपको ऊर्जा स्थानांतरण का नियम, आपको 10% का नियम पता होगा
कि एक जब खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, केवल 10% होता है एक जीव से दूसरे जीव में, और 90% कहाँ चला जाता है? ये ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में कहाँ? वातावरण में चला जाता है, पौधे से सोख लेते हैं। तो ये जो है हीट कितनी जा रही है? 10%। तो ये क्या है, इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। किसको? ऊर्जा जो है इस श्रृंखला को। यदि ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती तो और आगे तक ये श्रृंखला बढ़ती जाती, क्योंकि सिर्फ 10% जा रही है। यहाँ और एनर्जी कम हो गई है, इस स्तर पर और कम हो गई है, तो ये आगे बहुत अधिक नहीं बढ़ पाती है खाद्य श्रृंखला। तो यदि इसका सोचिए उल्टा होता, ये 90% जाती, तो ये श्रृंखला और लंबी हो जाती, कोई भी जो खाद्य श्रृंखला है। आगे हम बढ़ते हैं। सुक्रोज को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो नमक तो नहीं है, क्योंकि नमक होता है लवण होता है। और सुक्रोज हो क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जो बहुलक इसके कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट अलग है, और आपका ग्लूकोज भी जो है, जब ग्लूकोज मिलते हैं और पदार्थ तब बनते हैं सुक्रोज, लेकिन जो शर्करा है, शुगर है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज कहते हैं। केमिकली यानी हम केमिस्ट्री की भाषा में उसे सुक्रोज कहते हैं, और हम जो है आम भाषा में शुगर कहते हैं, शर्करा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ जो हमारा है, जिसका जो है कार्यालय दिल्ली में है, डिफेंस जो आपकी मिनिस्ट्री है ना, रक्षा अनुसंधान केंद्र है, कितने देश का सहयोग प्राप्त है? तो 80 से ज्यादा देश जो हैं सहयोगी हैं। यानी ये जब डेवलपमेंट एंड रिसर्च का, डी&आर का काम करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो लगभग 80 से ज्यादा देश जो है इसको सहयोग देते हैं, यानी मिलजुल कर जो है कोई नई चीज आविष्कार करते हैं, रिसर्च करते हैं। आगे देखते हैं हम। किस मिशन में प्रज्ञान रोबोटिक वाहन का उपयोग किया गया है? तो ये आपको अच्छे से पता होगा। प्रज्ञान अभी हमने पढ़ा था कि प्रज्ञान किसमें यूज हुआ था? चंद्रयान 3 में। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो नहीं है। तो एक आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान जो 2 है, 2019 में भेजा गया था, उसमें भी यही प्रज्ञान रोबोट भेजा गया था, क्योंकि उसकी लैंडिंग सफल नहीं हो पाई थी, इसलिए जो है इसका यूज ही नहीं हो पाया। तो चंद्रयान जो आपका 2 है, उसमें भी यही रोबोटिक वाहन या रोवर कहा जाता है, ये भेजा गया था किसके साथ? चंद्रयान 2 के साथ। इसको जो है आपको याद रख लेना है, 2019 में इसको भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल के एक लघु ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, माइनर प्लेनेट, और इसको एक बौना ग्रह भी कहते हैं, बौना ग्रह। और ड्वार्फ प्लेनेट भी कहते हैं। और बौने ग्रह के रूप में आप जानते हैं कि जो प्लूटो है, प्लूटो को बौना ग्रह जो है की संज्ञा दी गई है। और किस ग्रह को? तो ये इसका सही है एरिस, क्योंकि ये तो आपको पहले ही पता है, ये पूर्ण ग्रह के रूप में जाने जाते हैं जो हमारे 8 ग्रह हैं। अब ये बात है जो है, ये बात है जब 2005 की, जब तक हम जो है प्लूटो को भी ग्रह मानते थे, लेकिन हमने देखा है कि प्लूटो की बाहर भी एक ऐसा पिंड है जो ग्रह जैसा बहुत छोटी संरचना है, और वो क्या करता है? सूर्य के चक्कर लगाता है। तब हमने सोचा कि इस तरह के तो और हमें ग्रह मिल जाएंगे, ग्रहों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और ग्रह की कैटेगरी में इसलिए नहीं आते हैं कि सूर्य की परफेक्ट जो है परवलयाकार कक्षा में नहीं करते हैं। यदि एक बार उन्होंने ऐसा चक्कर लगाया, दूसरी बार दूसरी तरह से, यानी उनका जो शेप है, जो है आपका चक्कर लगाने का, वो सही नहीं रहता है। इवन उनका जो आकार है, वह भी ग्रह की कैटेगरी को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए प्लूटो को भी उसी समय बौना ग्रह बोल दिया गया। और एरिस जो आपकी खोज हुई थी, उससे भी इसे लघु लघु ग्रह या ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में, ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में जो है इसे मान्यता दी गई है, प्लेनेट के रूप में। इतना आपको याद रख लेना है। और ये कहाँ पाया जाता है? आपका जो सोलर सिस्टम के सबसे बाहर, जैसे सबसे बाहर में आपका वरुण है, नेपच्यून है, तो उसके बाहर जो है एक पट्टी पाई जाती है, और उस पट्टी को बोला जाता है क्यूपर, क्यूपर बेल्ट बोला जाता है। यानी बहुत सारे यहाँ पर क्षुद्र ग्रह और एक बड़ी पट्टी पाई जाती है सोलर सिस्टम के बाहर, क्यूपर बेल्ट में ये जो है उपस्थित है कौन? एरिस। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। वर्तमान में हमारे पास कितने राष्ट्रीय स्तर के बीज निगम हैं? तो ये जो है उस समय का क्वेश्चन था, आपके जो है 2022 का, और इसके पहले का ही डेटा पूछा गया था। तो हमारे पास जो है अभी आपके 2 जो है राष्ट्रीय स्तर के बीज निगम है, अब तो काफी हो गए हैं। एग्जैक्ट डेटा अभी जो है नहीं मिल पाया है इसको तो, और ये आएगा भी नहीं, ये आपका टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये जो है इतना डीप जो है नहीं पड़ता है कोई।
आप में से यदि किसी को मिल जाता है जरूर इसको कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि मैंने थोड़ा रिसर्च काफी की है। एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता है, अलग अलग वेबसाइट अलग बताती है। तो मैंने सोचा आपको जो है जब क्लियर हो तभी आपको जो है इसकी जानकारी दी जाए। आगे, कारगिल स्मृति दिवस। कारगिल स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वह है 26 जुलाई। और ये किस की याद में? जो कारगिल युद्ध हुआ था हमारा, भारत और पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान का। और किस पर? वही जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। और जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? कारगिल नामक जो जगह पर हुआ था। और आपका ये चूंकि चला कब तक था, इसको इतना नहीं याद करना है कब से कब तक, तो 19 जुलाई 1999 तक चला था ये युद्ध। तो 26 जुलाई को समाप्त हो गया था युद्ध, तो 26 जुलाई को वीर शहीदों की याद में कारगिल स्मृति दिवस के रूप में जो है इस दिन को मान्यता दी गई है। तो आई होप जो है क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य श्रावणी मेला आयोजित करता है? तो आपके जो है एग्जाम में मेले जो है काफी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रख लेना है। श्रावणी से आप समझ गए होंगे सावन, सावन महीने में जो मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला लगता है आपका कहाँ पर? झारखंड में मेला लगता है। और झारखंड में कहाँ लगता है? इसे देवघर का मेला कहा जाता है। देवघर नामक एक स्थान है, वहां पर एक महीने, ये जो पूरा सावन का महीना है, श्रावण जो हिंदी महीना है हमारा हिंदू कैलेंडर में, एक महीने यह मेला पूरा चलता है श्रावण के महीने में। और ये पूरा जो है जुलाई या अगस्त महीने में ये सावन का महीना पड़ता है। तो ये आपको याद रख लेना है, झारखंड में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मलखंभ का जन्म स्थान माना जाता है? मलखंभ से आपको याद आ रहा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वह भी क्या है? मलखंभ ही है। इसका जन्म स्थान किसे माना जाता है? जन्म स्थान इसका जो है वह है नासिक, महाराष्ट्र। यहाँ से जो है ओरिजिन माना जाता है जो मलखंभ खेल है। इसमें क्या करते हैं, एक खंबा रहता है और उसमें काफी सारे लोग जो है खंबे पर चढ़ चढ़कर अलग अलग तरह का करतब करते हैं, है ना, आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, 2022 का ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? आप सोच रहे होंगे कभी बोला जाता है 2024 का ओलंपिक, 2022 का ओलंपिक, फिर एग्जाम में 2026 का ओलंपिक भी आता है, 28 का। तो बोला तो जाता है कि हर 2 साल में, तो 4 साल में होता है, कि हर दो दो साल में क्यों होते हैं? तो दो प्रकार के ओलंपिक होते हैं, एक होते हैं शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन, और एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो जो शीतकालीन है, इसको अलग अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि एक साल में न पढ़ पाए, ये होते 4 4 साल के गैप में है। तो 2022 है, यह हुआ था आपका चाइना में, बीजिंग में, शीतकालीन, जहाँ ठंडी जगह रहती हैं। और अब कहाँ होगा अगला? इसका पहले आंसर जान लेते हैं। चाइना में हुआ था। अगला जो शीतकालीन होगा ओलंपिक, वो कहाँ होगा? ये आयोजित होगा आपका इटली में, ठीक है। और इसको याद रख लेना, 2024 में अभी अभी हुए हैं, आपको पता होगा कि पेरिस ओलंपिक जो है, मनु भाकर, ये उसी के बाद आपका ये ओलंपिक भी होते हैं। तो पेरिस ओलंपिक आपको पता होगा कभी हुआ है 2024 में, और 2028, 4 साल के बाद जो ओलंपिक है आपका अमेरिका, अमेरिका, कनाडा और ब्राजील मिल करके कराएंगे, इस ऑर्गेनाइज कराएंगे 2028 की। और जो बड़ा इवेंट माना जाता है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को माना जाता है। तो ये आपको 4 फैक्ट एटलीस्ट पता होना चाहिए ओलंपिक के बारे में। गोल्फ से किस खिलाड़ी का संबंध है? और इसमें जो ऑप्शन है ये भी एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाएगा। इंडिया से यदि ये सवाल होता तो थोड़ा सा मान सकते थे कि ये रीजनेबल था हमारे लिए, लेकिन अब आया है प्रश्न, अब इसका आंसर देख लेते हैं कि गोल्फ से संबंधित जो है रोरी मैकइलरॉय रॉय जो है, मैकइलरॉय, ये खिलाड़ी किससे संबंधित हैं? वो है गोल्फ से संबंधित हैं, और ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। किस देश के हैं? आयरलैंड के। जो आपके राफेल नडाल हैं, ये आपको पता होगा, ये आपके टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेनिस से संबंधित हैं और स्पेन के खिलाड़ी हैं। वहीं ये क्लिफ एलिशन जो है, ये एक एथलीट हैं और अमेरिकी एथलीट हैं। और जो डेनियल विटोरी हैं, ये आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं एक, और न्यूजीलैंड की तरफ से ये हैं, और ये पुराने खिलाड़ी हैं, अभी के नहीं हैं, पुराने हैं, ये खेल चुके हैं। राफेल नडाल में भी शायद संन्यास ले लिया है, एक बार आप क्लियर कर लेना। आगे देखते हैं, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के साथ क्या मनाया जाता है?
कई बार जो है क्वेश्चन भी हमें यही तो याद था कि 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, वही इन्होंने प्रश्न में दे दिया। लेकिन क्या दिया है प्रश्न की इसके साथ साथ और क्या मनाया जाता है? तो ये जो है इसके साथ आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस यानी सोशल डेवलपमेंट, एक इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे मनाया जाता है सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो आपको दिवस भी अच्छे से याद रख लेना है। इसके बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि आपका जो एड्स दिवस है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आप यदि बात करें कि फ्लैग डे जो है विश्व ध्वज दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। वहीं बात करें विश्व चाय दिवस की तो यह मनाया जाता है आपका 21 मई को मनाया जाता है। ये आपको थोड़ा याद रख लेना है, आए तो आपसे बन जाना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि में छात्र कृत्रिम वातावरण मतलब आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर का निर्माण करते हैं या कार्य करते हैं? एक्सपेरिमेंट जब करते हैं या कॉन्फिडेंशियल कोई गुप्त प्रतिधारण या भूमिका निर्वाह? तो इसका जो सही उत्तर है वह है रोल प्ले। तो फॉर एग्जाम्पल यदि हिंदी की कोई कहानी राजा की है तो कोई एक राजा बनता है, मंत्री बनता है ना, कोई सैनिक बनते हैं, ठीक है, और एक कोई उसमें एक सिपाही बन जाता है या कोई एक फरियादी। तो एक जो माहौल बनाते हैं हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाते हैं जब उसका एक रोल प्ले कक्षा में करवाते हैं। तो यही जो है इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है। और एक चीज और, थोड़ा सा कुछ लोगों के कभी कभी कमेंट आते हैं कि मैं जो बहुत स्लो बोलता हूँ, तो मेरा ये रहता है कि जब तक मैं मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाए कि मैंने उसको सही तरीके से आपको समझाने में थोड़ा सक्षम हो पाया हूँ, क्योंकि सबका एक सीखने का तरीका अलग अलग होता है, कुछ को ज्यादा स्पीड पसंद है, कुछ को लो स्केल में। तो आपके लिए यही ऑप्शन दिया है यूट्यूब ने कि आप उसको 1.5x में आप देख सकते हो, 2x स्पीड जिसको और स्पीड में देखना है। बाकी जो है नॉर्मल में तो मैं बोल ही रहा हूँ, राइट। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए थी। आ, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों के अध्ययन की एक संगठित क्षेत्र भ्रमण में छात्र कार्य सक्षम करने में होंगे। तो जो स्टडी ऑफ जो प्लांट है, अब क्षेत्रीय भ्रमण हो रहा है मतलब एक टूर पे जा रहे हैं बच्चे, तो क्या क्या वो सीख पाएंगे? पत्तियों के रूप, आकार और पैटर्न में अंतर, ये हम क्या कर पाएंगे, वो देख पाएंगे। कुछ परिचित पौधों के नाम, उनके नाम से वो पहचानने लगेंगे। तो ये प्रश्न जो है पुराने प्रश्न पत्र जो 2022 से कम जो है 4 से 5 बार ये रिपीट हुआ है अलग अलग सेट में। इसका जो है दोनों उत्तर इसके सही हैं। दोनों चीजें वो सीख पाएंगे किससे? आपका एजुकेशनल टूर से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आप प्रिलिमिनरी विजिट टू प्रपोज्ड प्लेस ऑफ विजिट हेल्प्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, एक प्रारंभिक यात्रा आपको किसमें मदद करती है? अब ये क्या कहलाती है, जैसे कहीं विजिट जानी है आपके स्कूल की, विजिट का मतलब वही होता है कि जो आपकी एजुकेशनल टूर है, वही आपकी जो फील्ड ट्रिप भी कहलाती है, उसी का एक पार्ट है। इसके पहले एक बार चले जाना चाहिए, वो कहलाती है आपकी प्रारंभिक यात्रा। और टीचर जा सकते हैं, ऐसा क्यों जाते हैं, ताकि वहां देखें कि कोई क्या समस्या होगी, हमारे छात्र सीख पाएंगे वहां से। क्योंकि आपने डायरेक्ट प्लान बनाया और डायरेक्ट चले गए, अब वहां पे आपको पता ही नहीं लग रहा है आपको क्या करना है वहां पर, और बच्चे सीख नहीं पाए, तो उस ट्रिप का कोई मतलब नहीं होगा। तो यही कहते हैं कि प्रारंभिक यात्रा किसमें मदद करती है? तो रिवाइज मॉडिफाई द गोल फॉर विजिट, तो यही है, यात्रा के लिए आप लक्ष्य को संशोधित कर सकते हैं बदलाव में। आप पहले एक बार घूम के आए, आपको नई चीज पता चल गई कि वहां चलना बहुत पड़ता है, राइट, या वहां गाइड उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आप गाइड जो है घर से या अलग से अफोर्ड करके ले जा सकते हैं स्कूल के द्वारा। आई होप जो है आपका क्लियर हो गया होगा। चुनौती देने में, जोखिम भरे वातावरण में ले जाना या किताब पढ़ने में मदद करना, तो ये जो है प्रश्न के उत्तर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का दीर्घकालिक परिणाम नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती रहेगी, तो इसमें से क्या सही नहीं है? तो ग्लोबल वार्मिंग से जो ग्लेशियर हैं वो तो पिघलेंगे, जो पोलर ध्रुवीय बर्फ है वो तो है परिणाम, प्रश्न है कि कौन सा नहीं है। अब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र में क्या होगा, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आएगी क्योंकि इसका वाटर लेवल बढ़ेगा। आगे क्या है, विभिन्न पौधे जानवरों की प्रजातियां लुप्त होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा पूरी पृथ्वी का। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये क्या होगा, तापमान में गिरावट नहीं आएगी, क्या होगा, तापमान में बढ़ोतरी
बढ़ोतरी होगी दीर्घकाल में, ये आपको जो है समझना है। तो आपका उत्तर जो है सी है कि ये जो है परिणाम नहीं है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का दीर्घकालिक। आगे देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने के लिए संकल्प लेने के उद्देश्य से हर साल कौन सा सम्मेलन किया होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हर साल जो संयुक्त सम्मेलन होता है, आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र का जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, यूनाइटेड नेशन जो इतना सीरियस मैटर है आज के समय में, तो हर साल जो है ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है। और जब भी एग्जाम हो तो 2025 का हमें जो है पता होना चाहिए। तो यह जो आयोजित होगा, ये ब्राजील में आयोजित होगा। ये 2025 के लिए फैक्ट आपके लिए मिल गया, नया करंट अफेयर, कि ब्राजील में ये जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है 2025 का, ब्राजील में एक बेलेम शहर है। इतना डिटेल शायद नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं। और ये नवंबर महीने में आयोजित होगा, यानी अभी ये आयोजित हुआ नहीं है, नवंबर में आयोजित होगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस पर होगा, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने के लिए। इसमें बहुत सारी चर्चाएं की जाती हैं कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकते हैं। असेसमेंट किया जाता है कि हमने कितना काम कर लिया है इतने सालों में, और आगे हमें किस स्तर पर काम करने के लिए जरूरत है। आगे देखते हैं, और ऐसा भी देखा जाता है कि जो आपकी डेवलपिंग कंट्री हैं, यानी विकासशील जो देश हैं, वहां ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां अभी विकास होना बाकी है। तो वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज्यादा होते हैं, नदी पुल निर्माण जो है, और इंडस्ट्री का निर्माण, क्योंकि वहाँ विकास होना है अभी। तो जो विकसित हैं उसमें निर्माण कार्य बहुत पहले हो चुका है, तो वहाँ धीरे धीरे स्लो स्लो वर्क चलता है, तो वहाँ कम होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो यही अंतर है, इसलिए दोनों की अलग अलग रणनीतियां होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने के लिए। आगे देखते हैं, जो सीसीए है, कंटिन्यूअस जो आपका इवेल्युएशन है, तो इसकी सिफारिशें क्या की गई हैं कि बच्चों के तनाव और चिंता को कम करने के लिए, अधिगम में वृद्धि लाकर बच्चों की प्रगति में मदद करने के लिए। अब जब इस तरह के पॉजिटिव ऑप्शन रहते हैं तो आपको सीधा दोनों में जाना पड़ता है कि बोथ आपके 1 और 2 दो है, दोनों इस प्रश्न के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो आपका कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये दोनों इस प्रश्न के लिए जो है सही उत्तर हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, कौन है जो रूब्रिक्स के लिए एक मानदंड नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया ऑफ रूब्रिक्स। समस्या की पहचान, आंकड़े इकट्ठे करना, निष्कर्ष निकालना, या स्वच्छता। तो इसमें सही उत्तर है वो हो जाएगा स्वच्छता, क्योंकि ये एक कॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी, ये आपका रूब्रिक्स नहीं है। रूब्रिक्स क्या होता है, आप रूब्रिक्स देखें, रूब्रिक्स का मतलब होता है, जैसे आपको कोई पेपर बनाना है, उसमें ये दिया रखेगा कि किस किस आधार पर आपको नंबर उसमें देने हैं। कुल मिला के ये मूल्यांकन से आधारित है, मूल्यांकन से। तो मूल्यांकन में क्या करेंगे, समस्याओं की पहचान, आंकड़े इकट्ठे करना, निष्कर्ष निकालना, ये शामिल है। केवल स्वच्छता तो एक पार्ट हो गया जिसका मूल्यांकन किया जाना है, तो ये एक रूब्रिक नहीं कहलाएगा। रूब्रिक क्या है, मूल्यांकन करने का एक तरीका है, आंकड़े एकत्रित करने का। तो ये आपको याद रख लेना है। वहीं इसकी यदि स्वच्छता का आकलन करना है, इसके लिए रूब्रिक्स डिसाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो सही उत्तर है वह है आपका स्वच्छता, जो आयोग ने भी इसको माना है। आगे बढ़ते हैं, किसका अर्थ है कि प्रत्येक इकाई या अवधि के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन बार बार किया जाना चाहिए। तो ये जो है आपका आज के लिए होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। वही बात करें हम कल के प्रश्न की, जो हमारा कल का प्रश्न है वो कई बार स्किप हो जा रहा था, तो इसको हमने शामिल कर लिया अगली वीडियो में। जो आज का आपका होमवर्क देंगे वो हम अगली वीडियो में जो है उसे डिस्कस कर लेंगे, ताकि वो आपका प्रश्न छूटे ना। तो जो सीखने के लिए आकलन है, कल का प्रश्न है, दृष्टिकोण के तहत यदि लिखित, मौखिक और छात्रों के साथ बातचीत, असाइनमेंट में छात्र की गतिविधियों के अवलोकन जैसे व्यापक तरीकों का उपयोग करना किसे जाना जाता है। तो आपको इसमें कुछ कीवर्ड पकड़ने हैं कि मौखिक परीक्षण किसका किया जाता है, टीचर करता है। असाइनमेंट कौन करता है, समकक्ष क्या होता है, अब एक बच्चा दूसरे को असाइनमेंट थोड़ी देगा, है ना। इसमें लिखा है छात्रों के साथ बातचीत, तो यदि समकक्ष होता तो वो क्या लिखा रहता, दोस्तों के साथ बातचीत।
तो ये तो नहीं है ना शिक्षार्थी है, तो इसका सही उत्तर है आपका कि शिक्षक के नेतृत्व में आकलन कहलाएगा ये सारी चीजें। कि मौखिक परीक्षण जो होगा, छात्रों के साथ बातचीत होगी, असाइनमेंट होगा, और छात्र की जो गतिविधियों का अवलोकन करेगा वो कौन करेगा? शिक्षक। इसे बोला जाएगा शिक्षक के नेतृत्व में आकलन। आई होप जो है आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो जो है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सीरीज के साथ। थैंक यू।